अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी की दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रामिश तारिक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ करने के लिए कोई बहुत सारे लफ्ज़ों की ज़हीरे की ज़रूरत नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है, जाबिर सईद बदर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो पे आए। और सर आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके फादर जो हैं वो जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी वालदा जो है वो डॉक्टर हैं। आप भी जर्नलिज्म की फील्ड में हैं और टीचिंग की फील्ड में भी हैं। ये किस तरह से आप करते हैं बैलेंस? जर्नलिज्म, मेरी वालदा तो ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो जैसे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, तो मुझे जर्नलिस्ट बनना तो नहीं चाहिए था, या तो डॉक्टर बनना चाहिए था। एफएससी जब मैंने की तो उस वक्त मेरे दिमाग तो थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में जा सकता था, लेकिन मैं आर्ट्स की तरफ, पोइट्री की तरफ, लिटरेचर की तरफ मेरा ज़्यादा था टेम्परामेंट जो है। तो मैंने उस वक्त मेरा देखा कि मेरा जो गोगे, मैंने उसके बाद बीएससी ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की, और मैंने देखा पत्ते लेके बैठा रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। और उसके बाद मैं मैथ्स कॉम में आ गया और एक्सीडेंट लिया है मैथ्स कॉम में। उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम उसमें लगा, लेकिन टीचिंग जो है ना मेरा पैशन है शुरू से ही। गो कि मुझे डॉक्टर मुगीस, हमारे उस्ताद मोहतरम है, शुरू में कई दफ़ा कहा था कि आप इस प्रोफेशन में आ जाएं, लेकिन उस वक्त मैं चूँकि एज ए जर्नलिस्ट जो है स्ट्रगल कर रहा था, मेरे लिए मुश्किल था स्विच करना और अपनी फील्ड को चेंज करना। लेकिन मैंने महसूस किया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो, उनका ख्याल दुरुस्त, मतलब उस्ताद हमेशा सही बच्चे के बारे में, अपने स्टूडेंट के बारे में राय देता है, तो उन्होंने सही ज्यूम किया था और मैंने कुछ अरसे बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। तो लेक्चर्स डिलीवर किए मुख्तलिफ जगहों पे। उससे मुझे एहसास हुआ कि अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी मेरे अंदर मौजूद है पढ़ाने की। कुछ ऐसा भी था कि जो वालिद साहब जो है वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में ना आऊँ, किसी ऐसे प्रैक्टिकल फील्ड में आऊँ जिसमें, हालांकि वो खुद जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आज से 20-30 साल पहले का जो जर्नलिस्टिक जो दौर था वो और है, और आज इसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। Exactly. तो वालिद साहब जो हैं उस वक्त जैसे उन्होंने मुझे मना किया, उस वक्त अभी जर्नलिज्म में थी, ग्लैमर नज़र नहीं आता था। कहते थे यार इसमें, मैं तो इसलिए इसमें सर्वाइव कर गया हूँ कि मैं साथ बिजनेस भी करता था, कमर्शियल उसमें पब्लिसिटी की उसमें कंपनी है उनकी, सब वापडा में भी वो रहे, तो इसलिए हम चल गए। लेकिन वैसे इसमें भूखे मरते हैं शायर भी और सहाफ़ी भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि अभी भी बाज़ न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस में कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये कोई अच्छा इस लिहाज से प्रोफेशन आइडियल नहीं था उस वक्त मेरे लिए, लेकिन मैं इसमें आया। खैर ऐसी बात तो नहीं वैसे हुई, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसके अलावा पब्लिक रिलेशंस में गया, उसमें काफ़ी काम किया और इन्जॉय किया मैंने इसको। टीचिंग की तरफ इस तरह आया कि वही डॉक्टर साहब का मशवरा कि मैंने महसूस किया कि इस तरह मुझे आना चाहिए। सही। सर आप बच्चों को जब लेक्चर डिलीवर करते हैं तो आप साथ में मॉरल लेक्चर्स भी देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि टीचर्स को जो है वो तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत के ऊपर भी फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल। एजुकेशन जो है वो, अगर उसमें एथिक्स नहीं होंगे किसी भी चीज़ में, जैसे आजकल भी आपको पता है बहस चल रही है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा मैं एथिक्स के हवाले से जोर भी देता हूँ। और मीडिया तो एक ख़ास तौर पे ऐसा एक टूल है जिसमें आपको अगर डायरेक्शन नहीं है, और ख़ास तौर पे आपने पढ़ा भी होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर बचपन में डेवलप हो जाती है, हमारे माहौल से, घर के माहौल से, पेरेंट्स से, बुजुर्गों से, स्कूल से। तो वो अगर वो उसका एहसास हमारे अंदर है तो हम अच्छे एडिटर होंगे। हम उसके अपने परसेप्शन के मुताबिक एडिटिंग करते हैं, उसके मुताबिक हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो ठीक है, मीडिया हाउस की पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इंसान की अपनी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो भी इन्वॉल्व होती है। तो फिर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं एज ए जर्नलिस्ट जो है, क्योंकि ये आप जर्नलिज्म फील्ड में, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। किसी भी शोबे में ज़िंदगी के एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एजुकेशन तो बेसिक है। अब आप एक बच्चे को पॉलिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अगर उसको आप उसका इखलाक ही बेहतर नहीं होंगे। मेरी दादी माँ क्या करती थी, मैं अक्सर बताता हूँ, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बिल्कुल सर। तो अदब जो है पहला करीना है मोहब्बत करीनों में। बहुत खूब। सर आप बताएं मुझे कि आप जो हैं वो जर्नलिज्म में भी हैं, टीचिंग में भी हैं, आपने इतनी किताबें भी लिखी हैं जर्नलिज्म की फील्ड में। सर आप इतने सारे कामों में कैसे वक्त निकाल लेते हैं हर चीज़ को बैलेंस करने के? 2-3 साल पहले मेरी बेटी है छोटी सी, उसने भी इंटरव्यू किया मेरा, मैंने कहा मेरा इंटरव्यू लो, अचानक ही।
उसने सेम क्वेश्चंस किए थे। अच्छा। तो मैं, इसका मतलब है कि आप तो माशाल्लाह मास्टर्स के लेवल पे हैं, तो वो अभी वो 7th ग्रेड में थी। अच्छा अच्छा। तो उसने भी सेम क्वेश्चन किया। इसका मतलब है उसका जो टेम्परामेंट है इस तरफ जर्नलिज्म की तरफ आ रहा है। वो ये है कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। बिल्कुल सर। तो टाइम मैनेज करना, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मेरे सीनियर्स पूछते हैं कि आप किताबें भी लिख रहे होते हैं, आप जर्नलिज्म की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, आप सैर सपाटे भी कर रहे होते हैं, आप पढ़ा भी रहे होते हैं, ये किस तरह करते हैं? घर में भी टाइम दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों प्रेस क्लब में एक फंक्शन था, मेरी किताब की इनॉग्रेशन थी, तो प्रोफेसर मुगीस जो हैं उन्होंने उस दिन बात की। मैं बड़ा खुश हुआ कि उस्ताद जो हैं वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने बच्चों के साथ लाहौर के अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी देखता हूँ। मैं इसे तमाम अहम जो इवेंट्स हैं लाहौर के, जो वाकयात, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं उसमें भी देखता हूँ। तो मैं एक्टिव रहता हूँ, बच्चों को भी टाइम देता हूँ। उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ शायद टाइम मैनेज कर लेता हूँ। तो ये अल्लाह की रहमत है कि मैं इसको टाइम को मैनेज कर पाता हूँ। बहुत खूब। सर आप मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म में और टीचिंग में आने की आपकी कौन सी इंस्पिरेशन, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? वो तो मैंने बताया ना कि एक्सीडेंटली तो मैं इसमें आया कि वालिद साहब नहीं चाहते थे, जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और सिद्धार्थी अवार्ड भी उन्हें मिला, कि मैं एक जर्नलिस्ट ना बनूं। कहते थे ये जाबिर यार भूखे मरोगे, कुछ नहीं है इसमें। सही। तो पहला जो मैंने आर्टिकल लिख के उन्हें भेजा, उन्हें दिखाया, तो उन्होंने उसको इतने उस पर दायरे बनाए डिसार्ट करने के लिए मुझे, जो गलतियां थी या नहीं थी। बाद में उन्होंने बताया कि मैंने आपको जस्ट किया कि आपने इस तरफ ना हो, तो आपको मैंने डिसार्ट करने की कोशिश की, फटअप करने की कोशिश की कि इस तरफ ना आए। लेकिन मैंने क्या किया कि एक दिन लिख के, वो उस बच्चों का मैगजीन था, उसमें मैंने अपना आर्टिकल भेज दिया गलबन, तो वो छप गया। फिर मैंने वालिद साहब को बड़े फख्र से दिखाया, ये छप गया। कहते यार मैं ये चाह रहा था कि आप इस तरफ ना आए, आप मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन जर्नलिज्म में ना आए, क्योंकि इसमें कोई, आप एक तो कहते थे थैंकलेस जॉब है, तो पब्लिक रिलेशंस में भी थैंकलेस जॉब है। अगर बॉस खुश है तो आपका कोई जॉब चल रही है, बॉस नाराज हो गया और हर वक्त बॉस को आप खुश नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा काम करें जिसमें जिंदगी में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो मैंने फेस की कि पता नहीं कल क्या हो जाना है। लेकिन मैं बस इस तरफ आ गया इसमें, और अल्लाह का शुक्र है कि। सर कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको आपने फेस किया हो और हैंडल भी किया हो अच्छे से? एज ए पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर जो होता है, आपने पब्लिक रिलेशंस आपने पढ़ी है, पेपर एज ए पेपर, उसमें देखा होगा कि मैन ऑफ सिचुएशन होना चाहिए आपको। बाज ऐसी सिचुएशंस होती हैं आपके इदारे के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है डिस्टर्ब हो रही होती है, या जिसके लिए आप पब्लिक रिलेशन से काम कर रहे हैं। जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ भी रहा हूँ, काफ़ी और इदारों के साथ रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात आपको उसकी इमेज बिल्डिंग करनी होती है, पर्सनैलिटी की या इदारे की। और ऐसा क्राइसिस होता है बाज़ औक़ात कि आपको उससे खुद भी निकलना होता है और इदारे को भी और उस पर्सनैलिटी को भी निकालना होता है। तो ये आर्ट है पब्लिक रिलेशंस का। और अगर कोई पर्सनैलिटी, उसके नर्व मजबूत हैं, तो वो उससे निकाल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी एक अल्लाह की रहमत होती है, एक आर्ट है वाकई में। सर मोहब्बत तो हर किसी को होती है, एक बार, बार बार। सर आपको भी कभी हुई होगी, तो आप अपने मोहब्बत के बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। मोहब्बत मुझे हुई है, एक ही मोहब्बत मुझे हुई है, और अल्लाह का शुक्र है उससे मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। और मेरी बीवी है आज वो, माशाल्लाह। मोहब्बत बिल्कुल होती है, और मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसा ताल्लुक है रूहानी। मोहब्बत जब भी होती है तो उसका ताल्लुक रूह से होता है। ये नहीं आप कह सकते कि मोहब्बत जो है उसका फिजिकल कोई लिंक होता है वो भी होता है, लेकिन रूह जो है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। अगर रूह इन्वॉल्व होती है तो जो फिजिकल जो आपका इंटरेक्शन है वो बात का बन जाता है, मिले ना मिले, कई साल गुजर जाए। लेकिन ये है कि जो रूह के साथ ताल्लुक जुड़ा होता है, जैसे वो फराज कहते हैं ना, हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो बस वो मोहब्बत एक जज्बा ऐसा है जो आपको अक्सर औकात जो है मजाज से हकीकत की तरफ ले जाता है। तो ये ले जाता है आपको इसमें, लेकिन इसकी एक पूरे पैरामीटर्स हैं, वो आज की नस्ल को मैं समझता हूँ नहीं पता। वो जिस मोहब्बत को वो, मतलब मेरे परसेप्शन में जो मोहब्बत है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो आज के स्टूडेंट्स के नहीं है या बच्चियों के नहीं है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस मोहब्बत को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हो सकता है उनका परसेप्शन कुछ और हो। तो ये एक
कम्युनिकेशन बैरियर आप समझ सकते हैं। ठीक। सर आपको सुनने में चाय बहुत पसंद है, तो सर आपको चाय सबसे मीठी कब लगी? हाँ जी, मेरी जब जिससे मेरी शादी हुई है, मेरी महबूबा थी वो, तो वो चाय मुझे उन्होंने भेजी, उसमें चीनी कम थी, उन्होंने मैं 2 चम्मच चीनी पीता था। अच्छा। तो अब वो चीनी कम थी, फीकी थी, तो अब मैंने जो अभी तक जो फिक्शन में पढ़ा या इस तरह जो लिटरेचर पढ़ा, उसमें ये था कि मोहब्बत जो होती है एकदम उसके बाद जब हो जाती है तो धूप जो है वो भी ठंडी लगना शुरू हो जाती है, ठंडी हवाएं आती हैं, कोई बाहर का मौसम आ जाता है, आइडियलिज्म का शिकार होता है ना उस इंसान। तो चाय भी जो है महबूबा के हाथ की ठंडी हो जाती है, सॉरी मीठी हो जाती है। सही। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मीठी मुझे महसूस हो, वो नहीं हुई। तो मैंने कहा यार इस हिसाब से तो मुझे मोहब्बत नहीं है। तो मैंने उससे कहा, उसकी छोटी बहन को, इसमें चीनी डाल ला। फिर मैंने वो पी। इसलिए ये कह सकती हैं कि मेरे साथ जो है ये और तरह का वाकया हुआ। सही। मतलब आप लॉजिकल हैं। मैं रियलिस्टिक हूँ, रैशनल सोचता हूँ। ओके। सर जिंदगी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट इंसान देखें, जिसके लिए आपके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, वो इंसान या कोई शख्सियत। अगर तो इंस्पिरेशन के हवाले से कह रहे हैं तो वो तो जाहिर है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मुतासिर किया मेरे वालिद साहब हैं, और वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा से रहे। सही। सर फिल्में तो आपको देखने का शौक होगा, जी जी। तो आप किस तरह की फिल्में देखती हैं? जैसे आपकी पर्सनालिटी है तो ऑब्वियसली बात है आपकी ज़रा थिंकिंग और आपकी चॉइस भी ज़रा डिफरेंट होगी। एक तो वक्त नहीं होता मेरे पास। जब कॉलेज के ज़माने में आपको याद होगा कि अभी इतना आसानी से ये नहीं मिलता था। VCR हमारे पास था घर में, लेकिन वो वालिद और वालिदा की मर्जी के बगैर उसको परमिशन नहीं थी। परमिशन बड़ा मुश्किल थी उसकी। सही। वालिदा ने संभाला होता था, वो भी नहीं देने देती थी। और लेकिन ये है कि बड़ी सिलेक्टिव सी मूवीज हम उसको देखा करते थे। लेकिन जब मैंने उसमें स्ट्रगलिंग दौर इतना था, उसमें भी मुझे बस मूवीज देखने का टाइम नहीं था। PTV के शुरू के ड्रामास देखे, वो आइडियल उसे हम कह सकते हैं जो ड्रामास थे। इशफाक अहमद के नावल हैं, उसमें बेस बने हुए, बानो कुदसिया के हैं, बजिया के हैं, उसमें अंधेरा उजाला था, उसमें फिर आपको तारीखी ड्रामे थे। लेकिन मूवीज़ में पाकिस्तानी मूवीज़ ने मुझे ख़ास, वहीद मुराद साहब जो हैं उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगी। और लेकिन इंडियन जो सिनेमा है ज़रा उस वक्त इंस्पिरेशन उससे मिलती थी हमें। और उस वक्त मुझे बस एक ही हीरो पसंद है, राजेश खन्ना साहब। उन्हीं की मूवीज़ देखता हूँ। अभी भी मेरा मूड ख़राब हो तो फातिमा उनकी मूवी मुझे लगा देती है। अच्छा। तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। सही। अदरवाइज बहुत कम देखता हूँ जी। सर आपको घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, अक्सर आप सैर व तफरी के लिए घूमते फिरते हैं, हम लोग मतलब आपको हम फॉलो करते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आप ये बताएं कि आजकल की ज़रूरत है या फिर आपका शौक है? ये ज़रूरत भी है, इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरत है। इससे उससे आपको पता चलता है मुख्तलिफ लोगों का। और जैसे आप जानते हो मेरा वैसे सब्जेक्ट भी यही है कि मैं मीडिया की जो इम्पैक्ट्स हैं, उसके इफेक्ट्स हैं लोगों के बिहेवियर पे, रवैयों पे, किस तरह से अंदाज होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ एरियाज़ में वेरी करती हैं चीज़ें, पता ही है। तो मैं अभी रिसेंटली गया हूँ, महीना पहले हम लोग चित्राल और फिर उसके बाद कैलाश गए। तो वो एक ऐसी तहजीब है जो दुनिया से ख़त्म हो रही है। सिर्फ 2,500-3 हज़ार लोग रह गए हैं और 2-2,500 साल पुरानी तहजीब है कैलाश के जो लोग हैं। तो मैं काफ़ी अर्से से सोचा था मैंने जाना है, रास्ता चूँकि वहाँ का बहुत ख़राब है, इस दफ़ा हम वहाँ गए। तो इससे इंट्रैक्शन होता है, आपको लोगों का पता चलता है, रस्म रवाज का पता चलता है। तो एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर, एज ए ऑथर, समझने में आसानी होती है। और सर सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया देखिए, जो प्रिंट मीडिया है उसकी एक कुछ हमने लिमिट्स जो हैं वो हमने डिफाइन की हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी की हुई है। अच्छा, उसमें स्कॉलर भी बात करता है तो किसी साइटेशन रेफरेंस से बात करता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विदाउट एनी साइट रेफरेंस जो है लोग बात करते हैं, एक ऐसे दानश्वर बने हुए हैं जिसका बात उसका रूट्स ही नहीं होती, उससे गुमराही फैल रही है, उससे नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आ रही है, खास तौर पे कल्चरली जो है हर चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। इसे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सर आपको शेर व शायरी का भी बहुत शौक है, मैं चाहूँगी कि आप कोई अपना फेवरेट जो आपको बहुत पसंद हो शेर वो सुनाएं। एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, शेर तो उसे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक शेर में अक्सर कहता हूँ कि
किसी ने मुझे कहा कि जी मैंने आपको बहुत याद किया, ये इस तरह। तो एक शेर है, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ कि याद आने के न आने का तजस्सुस कैसा, याद जाती तो मैं कहता तेरी याद आई है। बहुत खूब सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई एक ऐसा मैसेज डिलीवर करें जिससे उनको पर्सनली मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें उसको। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि एक तो जो सोशल मीडिया है, आप लोग चूँकि बहुत ज़्यादा इसके कीड़े मकोड़े ही बन गए हैं सोशल मीडिया के, उससे आप अपने कल्चर से हट रहे हैं, तो अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से हट रहे हैं कल्चरली जो है। तो ये ज़रूर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लेकिन इसको मद्देनज़र रखा करें कि आपका जो निज़ाम है, जो आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, दादा दादी आपको बता रहे हैं कि आपका कल्चर ये है, सकाफत ये है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। और विदाउट एनी रेफरेंस कोई चीज़ आगे मज़ीद फॉरवर्ड मत करें जब तक आप उसे तसल्ली ना कर लें, चाहे वो कुरान की आयत हो, हदीस हो, किसी का मैसेज हो, और ख़ास तौर पे बगैर सुने सुनाए, जो सुनी सुनाई बात है, आगे हमें बयानात को आगे नहीं डिलीवर करना चाहिए। इससे अवॉइड करें। ये नई नस्ल को मेरा पैगाम है, स्टूडेंट्स को भी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, हमारे साथ अपनी बातें शेयर की और हमें इतना कुछ बताया। आपका बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो, उम्मीद है आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम शो सेम टाइम विद सेम होस्ट, अगली कोई नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह।